हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट सेशन ऑफ केएस एकेडमी। और आज के सेशन में अपन बात करने वाले हैं डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। देखो, डीएनए रेप्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही कंसेप्चुअल टॉपिक है। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंसेप्ट समझने में दिक्कत आती होगी, उनको टफ लगता होगा। तो आज के सेशन में आपको डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी वे में और डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ, ताकि ये वीडियो देखने के बाद कभी डीएनए रेप्लिकेशन का क्वेश्चन आपका गलत ना हो। तो स्टूडेंट्स, आज पढ़ने वाले हैं अपन डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डीएनए रेप्लिकेशन है क्या और डीएनए रेप्लिकेशन जरूरी क्यों है। डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब इट इज ए प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए कॉपी ऑफ डीएनए। कहने का मतलब डीएनए से डीएनए बनने की जो प्रोसेस है उसी को अपन डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं। और डीएनए रेप्लिकेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि जब भी कोई सेल डिवाइड करती है तो डिवीजन करने के बाद उसका जो डीएनए या जेनेटिक मटेरियल है वो दोनों सेल्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड करना होता है। इसलिए सेल को डिवीजन करने से पहले अपना जेनेटिक मटेरियल जो कि मेनली डीएनए होता है उसका डुप्लीकेशन करना होता है, उसी को अपन बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। तो मैंने कुछ पहले की पॉइंट्स लिखे हैं, उन की पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद प्रोसेस को अपन डिटेल में पढ़ेंगे। एक तो आपको यह रखना है कि डीएनए रेप्लिकेशन है वो सेल डिवीजन की एस फेज में होता है। एस फेज आपको पता है कब आती है? किसी भी सेल का सेल साइकिल जो होता है उसको अपन दो फेज में डिवाइड करते हैं, इंटरफेज और डिवीजन फेज। इंटरफेज में क्या करती है? सेल आगे होने वाले डिवीजन की प्रिपरेशन करती है। और इंटरफेज को भी अपन ने G1 S और G2 में डिवाइड करते हैं। तो डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो एस फेज में होगा। एक इंपॉर्टेंट बात और कि प्रोकैरियोट्स में डीएनए रेप्लिकेशन है वो साइटोप्लाज्म में होगा और यूकैरियोट्स में डीएनए रेप्लिकेशन है वो न्यूक्लियस में। सीधा सा कंसेप्ट है, आपको पता है कि प्रोकैरियोट्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता ही नहीं है, तो वहां पर प्रोसेस कहां पर कंप्लीट होगी? साइटोप्लाज्म में। और यूकैरियोट में न्यूक्लियस में। देखो, डीएनए रेप्लिकेशन है वो एनर्जेटिकली हाईली एक्सपेंसिव प्रोसेस है। कहने का मतलब इस प्रोसेस के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी। अपन डिटेल में पढ़ेंगे तो अपन डिस्कस करेंगे कि देखेंगे कि ये जो इतनी एनर्जी है ये कहां से आती है। डीएनए रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव, बाई डायरेक्शनल और सेमी डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये जो तीनों वर्ड लिखे हैं अपन ने, सेमी कंजर्वेटिव, बाई डायरेक्शनल और सेमी डिसकंटिन्यूअस, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसमें से मैं पहले आपको बताता हूं कि ये सेमी कंजर्वेटिव मेथड क्या है, उसके बाद ये बाई डायरेक्शनल और सेमी डिसकंटिन्यूअस की जो प्रोसेस है जब अपन डीएनए रेप्लिकेशन को डिटेल में पढ़ेंगे, रेप्लिकेशन फोर्क बनाएंगे, तो वहां आपको ये क्लियरली समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं सेमी कंजर्वेटिव मेथड क्या है। देखो, सेमी कंजर्वेटिव मेथड के बारे में दो तो आपको साइंटिस्ट को नाम याद रखने पड़ेंगे। सेमी कंजर्वेटिव मेथड सबसे पहले वॉटसन और क्रिक ने दिया था। इन्होंने ही बताया था कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव मेथड से होता है। लेकिन अगर पूछा जाए कि सेमी कंजर्वेटिव मेथड को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किसने दिया, तब आप एक्सपेरिमेंटली प्रूव किसने किया, तब आपका आंसर होना चाहिए फ्रैंकलिन और स्टोल ने किया था। अब देखो, कंजर्वेटिव मेथड है क्या। ये मैंने क्या किया, एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाया है। डीएनए की स्ट्रक्चर आपको पता है कि इसमें दो स्ट्रैंड होती है और दोनों हेलिकली कॉइल्ड होती है। तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में ये मैंने बनाया, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड और ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड है। देखो, जब भी डीएनए रेप्लिकेट करेगा पहला काम ये होगा कि डीएनए की दोनों स्ट्रैंड है वो सेपरेट हो जाएगी। तो देखो, दोनों स्ट्रैंड को मैंने सेपरेट करके लिख दिया कि ये पेरेंटल स्ट्रैंड, इसमें ये पेरेंटल स्ट्रैंड। अब नया जो डीएनए होगा, तो नया डीएनए बनाने के लिए ये पेरेंटल स्ट्रैंड ये क्या करेगी, नई स्ट्रैंड के बनाने के लिए टेम्पलेट का काम करेगी। अब देखो, यहां पर नया डीएनए बन रहा है, इसके पैरेलल ये नया डीएनए बन गया और ये हाइड्रोजन बॉन्ड की पेयरिंग हो गई। तो ये जो पर्पल कलर से लिखा है ये मैंने लिखा है ये न्यू स्ट्रैंड है, ये न्यू स्ट्रैंड है। सेम इसी बात को मैं यहां देखूं कि ये पेरेंटल स्ट्रैंड तो क्या करेगी, टेम्पलेट का काम करेगी और ये बन गई नई स्ट्रैंड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड की पेयरिंग हो गई। तो इस वाले डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में ये वाली जो हो गई ये न्यू स्ट्रैंड हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी नया डीएनए बनेगा तो नए डीएनए में एक तो होती है पेरेंटल स्ट्रैंड और दूसरी होती है न्यू स्ट्रैंड। तो आप ऐसा बोल सकते हो, इन ए न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए वन स्ट्रैंड रिमेन्स कंजर्व्ड। इसी को बोलते हैं कि ये डीएनए रेप्लिकेशन का सेमी कंजर्वेटिव मेथड है। ये जो बाकी दो टर्म्स रह गई, बाई डायरेक्शनल और सेमी डिसकंटिन्यूअस, ये अपन डिटेल में पढ़ेंगे तो और आ जाएगी। स्टूडेंट, डीएनए रेप्लिकेशन है वो मल्टी स्टेप कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, कई स्टेप में चलेगी। इसके लिए बहुत सारे प्रोटीन फैक्टर्स और एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो एंजाइम है वो है डीएनए पॉलीमरेज। अब अपन क्या करेंगे, डीएनए रेप्लिकेशन में जो एंजाइम्स काम में आते हैं पहले उन एंजाइम्स को पढ़ेंगे, फिर प्रोसेस को अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं। देखो, रेप्लिकेशन की प्रोसेस में कई एंजाइम्स हैं, उनका इंपॉर्टेंट रोल होता है।
जैसे जैसे ये एंजाइम्स हैं ये प्रोसेस में यूज में आएंगे, इनके फंक्शन में आपको बताता रहूंगा। जैसे हेलिकेज है, हेलिकेज क्या करता है, डीएनए की दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट करने का काम करता है, इसी को अपन अनविंडेज बोल देते हैं। इसके अलावा दूसरे देखो एसएसबीपी या सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स, ये क्या करती है, जब डीएनए की दोनों स्ट्रैंड्स होती है वो खुल जाती है, सेपरेट हो जाती है, तो सेपरेट हुई भी स्ट्रैंड्स है वो वापस पेयरिंग ना करे तो उसको स्टेबलाइज करने का काम होता है वो सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स का होता है। तीसरा टोपोआइसोमेरेज, टोपोआइसोमेरेज क्या करता है, जब डीएनए की दोनों स्ट्रैंड्स ओपन होती है तो जैसे जैसे ओपन होती है तो पीछे की जो कोइलिंग होती है वो बढ़ती जाती है, उसको अपन बोलते हैं सुपर कोइलिंग। तो टोपोआइसोमेरेज क्या करता है, सुपर कोइलिंग जहां पर हो रही है वहां पर निक या कट लगाकर उस सुपर कोइलिंग को प्रिवेंट करने का काम करता है। या ऐसे बोल सकते हो कि टोपोआइसोमेरेज है वो क्या करता है, टेंशन को रिलीज करता है, इसलिए मैंने बोल दिया ऑल्सो नोन एज निकिंग एंजाइम। फॉस्फोराइलेज क्या करता है, एक्चुअल में नया डीएनए बनाने के लिए अपने को क्या करना होता है कि पहले डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स है उनको एक्टिवेट करना होता है, और एक्टिवेट करने के लिए जो एंजाइम काम में आएगा वो अपने पास है फॉस्फोराइलेज। अगला एंजाइम अपने पास आरएनए प्राइमेज। देखो नई डीएनए स्ट्रैंड बनाने के लिए अपने को पहले एक आरएनए के फ्रेगमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, उसको बोलते हैं आरएनए प्राइमर, और आरएनए प्राइमर बनाने का काम होता है आरएनए प्राइमेज का। आरएनए प्राइमेज एक्चुअल में डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है। अपने पास है कि डीएनए लाइगेज, डीएनए लाइगेज है एक्चुअल में डीएनए की दो स्ट्रैंड अपने पास बनेगी, एक डिसकंटिन्यूअस और एक कंटिन्यूअस। तो डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड जो बनती है वो फ्रेगमेंट की फॉर्म में बनती है, उनको बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट, और ओकाजाकी फ्रेगमेंट को बाद में बाइंड करने का काम होता है वो डीएनए लाइगेज का होता है। तो ये सारे एंजाइम्स हैं, इनका जैसे जैसे यूज होगा प्रोसेस में अपन और इसको डिटेल में पढ़ते रहेंगे, लेकिन ध्यान रखना डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है वो है डीएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए पॉलीमरेज के बारे में बहुत सारी बातें आपको याद रखना कंपलसरी है। देखो डीएनए पॉलीमरेज को मैंने लिखा है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ऐसा इसलिए क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज नया डीएनए तभी बनाएगा जब पहले से डीएनए की स्ट्रैंड है वो अवेलेबल हो। तो इसका मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि नया डीएनए बनाने के लिए ये पहले वाले डीएनए पर डिपेंड है, इसलिए मैंने बोल दिया डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। सेकंड बात याद रखना, डीएनए पॉलीमरेज हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही पॉलीमराइजेशन करेगा। ये वाली बात है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको माइंड में रखनी पड़ेगी। तीसरी बात देखो डीएनए पॉलीमरेज हाईली एफिशिएंट है, आप इसको यहां से पता लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल ई कोलाई का जो होल जीनोम है उसमें 4.6 × 10⁶ बेस पेयर है, तो इतने बेस पेयर को ये एक्यूरेसी के साथ 20 मिनट्स में रेप्लिकेट कर देता है। तो एक्यूरेट के साथ साथ हाईली एफिशिएंट भी है। देखो डीएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में अलग अलग टाइप के हैं। प्रोकैरियोट में डीएनए पॉलीमरेज 3 टाइप का होता है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीनों के अलग अलग फंक्शन हैं जो कि रेप्लिकेशन में यूज में आने वाले हैं। तो देखो डीएनए पॉलीमरेज जो फर्स्ट होता है इसके बारे में आपको 2-3 बातें याद रखनी है। एक तो ये कि इसको डिस्कवर किया था कोर्नबर्ग साइंटिस्ट ने, इसलिए पॉलीमरेज ऑल्सो नोन एज कोर्नबर्ग एंजाइम। रेप्लिकेशन के बाद आरएनए को रिमूव करने का काम और रिपेयरिंग करने का जो काम है वो पॉलीमरेज फर्स्ट का ही होता है, इसलिए मैंने इसको एक बात और लिख दिया कि ये मेन रिपेयर एंजाइम है। डीएनए मेन रिपेयर एंजाइम है। तीसरी बात ध्यान रखना, पॉलीमरेज क्या करता है, आरएनए प्राइमर को रिमूव करने का भी काम करता है। तो तीसरा काम भी मैं लिख दूं, आरएनए प्राइमर रिमूवल का काम भी इसी का है। ये तीनों फंक्शन आपको याद रखने हैं। तो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के बाद सेकंड जो है, सेकंड कोई बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं होता, हालांकि ये क्या करता है, इसको माइनर डीएनए रिपेयरिंग एंजाइम बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट की एब्सेंस में क्या करता है, ये रिपेयरिंग का काम करता है। और डीएनए पॉलीमरेज जो थर्ड है ये सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है। रेप्लिकेशन में सबसे ज्यादा मेन रोल जो होता है वो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड का ही होता है। इसी को अपन रेप्लिकेज भी बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि मेन रेप्लिकेशन करने का काम है वो इसी का है। ये जो अपन ने बात लिखी है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में हाईली एक्यूरेट और हाईली एफिशिएंट है, ये एक्चुअल में किसकी बात हो रही है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड की बात हो रही है। एक बात और माइंड में रखना, जब भी केवल डीएनए पॉलीमरेज लिखा हुआ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो आप समझना कि वो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड की ही बात कर रहा है।
ऐसे ही देखो यूकैरियोट्स में डीएनए पॉलीमरेज है वो 5 टाइप का होता है, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और हेप्साइलन। तो ये सारे एंजाइम्स हैं जो डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस में यूज में आने वाले हैं। अब अपन पढ़ते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन है वो कितनी स्टेप में होता है और कैसे होता है और इन एंजाइम्स का यूज कैसे होता है। तो अब अपन सीखने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। एक्चुअल में डीएनए रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस है वो डिफरेंट स्टेप्स में कंप्लीट होती है। उन्हीं स्टेप्स को अपन क्या करेंगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये मैंने क्या किया है, एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का डायग्राम बनाया। आपको पता है कि जो डीएनए है उसकी दोनों स्ट्रैंड्स है वो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से दोनों आपस में जुड़ी हुई है। तो ये मैंने क्या किया, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाया। एक्चुअल में क्या होता है कि रेप्लिकेशन की प्रोसेस एक पर्टिकुलर रीजन से स्टार्ट होती है, उस रीजन को ये अपन बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। यूकैरियोटिक जो डीएनए होता है उसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होती है वो थाउजेंड्स होती है, कहने का मतलब कई हजार तक हो सकती है, जबकि प्रोकैरियोट्स में केवल एक सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होती है। उसी को अपन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन या ऑल्सो नोन एज ओराई साइट। फॉर एग्जाम्पल इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में मैंने क्या किया, देखो ये मैंने वो वर्जन बनाया है जहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड बने हुए हैं, दोनों स्ट्रैंड है वो जुड़ी हुई है। इट इज 5 प्राइम एंड इट इज 3 प्राइम एंड एंड दिस वन इज 3 प्राइम एंड टू 5 प्राइम एंड, और यहां पर ये हाइड्रोजन बॉन्ड अभी जुड़े हुए हैं। तो एक्चुअल में क्या है कि जहां पर डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा उसको मैंने बोला ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। वहां पर एक पर्टिकुलर नाइट्रोजन बेस की सीक्वेंस होती है, उसी सीक्वेंस को क्या करता है हेलिकेज एंजाइम रिकॉग्नाइज करके वहां से हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना स्टार्ट करता है। तो यहां से क्या हुआ, जैसे मान लो ये हेलिकेज एंजाइम है, ये हेलिकेज है, तो हेलिकेज ने क्या किया, ये हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ दिया और तोड़ने की वजह से डीएनए की दोनों स्ट्रैंड है वो सेपरेट हो गई। तो ये जो जगह बन गई मैंने इसको बोल दिया ये ओराई साइट है, ओराई साइट, ऑल्सो नोन एज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो एक्चुअल में क्या हुआ, देखो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन और अनवाइंडिंग ऑफ हेलिक्स। अनवाइंडिंग ऑफ हेलिक्स का मतलब ये हो गया कि जब भी अपने को नया डीएनए बनाना होगा तो पहला काम अपना ये होना चाहिए कि डीएनए की दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट किया जाए, और सेपरेट करने का काम कौन करेगा, हेलिकेज। हेलिकेज ऑल्सो नोन एज अनविंडेज। अनविंडेज इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो दोनों स्ट्रैंड को अनवाइंड करने का काम कर रहा है। तो हेलिकेज का फंक्शन आपको क्लियर हो गया होगा कि हेलिकेज क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़कर डीएनए की दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट करने का काम करता है। अब आगे देखो एक बार, अब एक्चुअल में अपन ने देखा होगा कि जैसे मान लो कोई रस्सी है, वो दो रस्सी आपस में जुड़ी हुई है और मैं दोनों रस्सी को बीच में से पकड़ के खींच रहा हूं, तो जैसे ही मैं छोड़ूंगा तो दोनों रस्सी क्या करेगी, वापस आपस में जुड़ने की कोशिश करती है। सेम ऐसा डीएनए के साथ भी है, डीएनए की दोनों खुली हुई स्ट्रैंड वापस बाइंड होने की कोशिश करती है। तो अगर वापस बाइंड ना हो, इसके लिए अपने पास होती है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स। फॉर एग्जांपल देखो आप, ये मैंने क्या किया, ये ओराई साइट कई बना दी। देखो क्यों, क्योंकि अगर यूकैरियोटिक डीएनए है तो उसमें ओरिजिन और रेप्लिकेशन है वो कई हो सकती है। ये मैंने ओराई साइट बना दी, इट इज 5 प्राइम एंड टू 3 प्राइम एंड, और ये हो गया 3 प्राइम एंड टू 5 प्राइम एंड, और ये वो जगह बनाई है जहां पर अभी हाइड्रोजन बॉन्ड है, दोनों स्ट्रैंड है वो जुड़ी हुई है। ये हेलिकेज, हेलिकेज का फंक्शन समझ में आ गया कि डीएनए की दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट कर रहा है। अब देखो दोनों स्ट्रैंड खुली हुई है, तो इसका मतलब ये एक तरीके से सिंगल स्ट्रैंड हो गई है। तो सिंगल स्ट्रैंड क्या होती है, वापस बाइंड होने की कोशिश करती है। तो इस ये फंक्शन कि ये दोनों स्ट्रैंड है वो वापस जुड़े नहीं, इसके लिए अपने पास होती है SSBP। तो ये जो मैं बना रहा हूं ये SSBP है, SSBP, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। देखो नाम से पता चल रहा है सिंगल स्ट्रैंड, इसका मतलब डीएनए की सिंगल स्ट्रैंड पर ही बाइंड होगी। और फंक्शन क्या हो गया इसका, दोनों स्ट्रैंड को, जो खुली हुई दोनों स्ट्रैंड है उसको वापस बाइंड होने से रोकती है, या ऐसे बोल सकते हो कि ये एक तरीके से डीएनए को स्टेबलाइज करने का काम कर रही है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट एंजाइम और है अपने पास, और वो एंजाइम है टोपोआइसोमेरेज।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है। देखो इसका क्या फंक्शन है, अपन क्या करते हैं कि अगर मान लो कोई रस्सी है वो गुथी हुई है, तो बीच में से ऐसे अपन खींचेंगे तो दोनों तरफ कॉइलिंग बढ़ती जाएगी, या ऐसे बोल दो कि एक तरीके से वो सुपर कॉइल हो रहा है। तो डीएनए की दोनों स्ट्रैंड जब सुपर कॉइलिंग पोजीशन में चली जाती है तो हेलिकेज हाइड्रोजन बॉन्ड को आसानी से तोड़ नहीं पाता है। इसलिए क्या किया जाता है कि दोनों स्ट्रैंड की जो सुपर कॉइलिंग होती है वहां पर कट लगा के या निक लगाकर उसको टेंशन को रिलीज किया जाता है, और वो काम होता है टोपोआइसोमरेज का। इसलिए टोपोआइसोमरेज को मैंने बोल दिया आल्सो नोन एज निकिंग एंजाइम। तो मैंने देखो 3 टाइप के एंजाइम्स और प्रोटीन फैक्टर्स की बात करी। हेलिकेज का फंक्शन हो गया डीएनए की दोनों स्ट्रैंड को हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ के सेपरेट करना। एसएसबीपी का काम हो गया डीएनए की खुली हुई स्ट्रैंड को स्टेबलाइज करना। और टोपोआइसोमरेज का काम हो गया, या तो ऐसे बोल दो कि ये टेंशन को रिलीज कर रहा है, या ऐसे बोल दो कि ये क्या करता है, सुपर कॉलिंग को प्रिवेंट करने का काम करता है। तो तीनों फंक्शन समझ में आ गए। तो कहने का मतलब अपने पास ये 2 स्टेप कंप्लीट हो चुकी है। अब देखो जब नई अपने को डीएनए की नई स्ट्रैंड बनानी है तो इसके लिए अपने को एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड्स की रिक्वायरमेंट रहती है। अब अपन ये सीखेंगे कि न्यूक्लियोटाइड्स को एक्टिवेट किया जाए, कैसे किया जाए। न्यूक्लियोप्लाज्म में 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स हैं। देखो डीऑक्सी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सीथाइमिडीन मोनोफॉस्फेट। तो ये जो मैंने लिखे हैं ये इनएक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड्स हैं। तो अगर डीएनए की नई स्ट्रैंड बनानी है तो पहले तो क्या करना पड़ेगा, इन न्यूक्लियोटाइड्स को एक्टिवेट करना पड़ेगा। एक्टिवेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन न्यूक्लियोटाइड्स के साथ 2 फॉस्फेट ग्रुप को और ऐड करना पड़ेगा, तब ये न्यूक्लियोटाइड्स है वो ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में आ जाएंगे। और उन्हीं ट्राइफॉस्फेट वाले जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उन्हीं को अपन एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड्स कहेंगे। तो मैंने क्या किया, देखो 2s3PO4 प्लस फॉस्फोराइलेज एंजाइम की प्रेजेंस में और एनर्जी की हेल्प से ये न्यूक्लियोटाइड्स ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में आ जाएंगे। डीऑक्सी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी थाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट। ये जो न्यूक्लियोटाइड्स बन गए स्टूडेंट्स, इन्हीं को अपन बोलेंगे कि ये एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड्स हैं। एक्चुअल में इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो आप, जैसे ये जो डायग्राम बनाया है मैंने, एक्चुअल में इट इज एक पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर के साथ ये एक नाइट्रोजन बेस जुड़ा हुआ है, इसको मैंने बोल दिया एडेनिन, और इसके साथ एक फॉस्फेट। देखो एक जब सिंगल फॉस्फेट जुड़ा हुआ है इसका मतलब ये न्यूक्लियोटाइड है वो मोनोफॉस्फेट वाला है। तो इसके साथ अपने को क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब ये कैसा हुआ, ये इनएक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड है। तो अब क्या किया, देखो इसके साथ जब एक फॉस्फेट और जुड़ा, इसके साथ जब एक फॉस्फेट और जुड़ा, अब ये आ गया ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में, और इसी को अपन बोलेंगे कि ये एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड्स है। अब देखो ये एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड्स है, इनके 2 फंक्शन होते हैं। देखो एक फंक्शन तो ये कि देखो ये जो 2 फॉस्फेट हैं जब इनको नई स्ट्रैंड बनाने के लिए यूज में लिया जाएगा तो ये दोनों फॉस्फेट को रिमूव किया जाएगा। जब रिमूव करेंगे तो एक्चुअल में इनके बीच में जो बॉन्ड है वो है फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड। तो पहले जो 2 फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड होते हैं वो हाई एनर्जी वाले बॉन्ड होते हैं। तो जैसे ये 2 फॉस्फेट रिलीज होंगे तो हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी, और उसी एनर्जी का यूज है वो रेप्लिकेशन में किया जाता है। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि डीएनए रेप्लिकेशन है वो एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव प्रोसेस है, तो उसके लिए एनर्जी कहां से आएगी, ये फॉस्फेट देंगे। इसलिए बोला जाता है कि डीएनए रेप्लिकेशन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया पे डिपेंड नहीं रहता, एनर्जी है वो यही बनती है। तो देखो ये एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड के 2 फंक्शन मैंने बताए, एक तो ये कि ये क्या करेंगे, रेप्लिकेशन के लिए एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, और दूसरा फंक्शन ये हुआ कि ये क्या करेंगे, नई स्ट्रैंड के बनने के लिए क्या करेंगे, ये सबस्ट्रेट की फॉर्म में काम करेंगे। तो स्टूडेंट अपन ने क्या कर दिया, न्यूक्लियोटाइड्स को भी एक्टिवेट कर लिया। अब अपन करेंगे कि डीएनए की नई स्ट्रैंड है वो कैसे बनती है। देखो तो मैंने क्या किया, देखो ये बहुत सारी ओराई साइड बना दी। अब मैंने क्या किया, मान लो यहाँ से कट लगा के इसी को मैं समझाने की कोशिश करूँ जैसा कि आपके एनसीईआरटी में बनाया हुआ है।
तो दोनों स्ट्रैंड के खुलने के बाद डीएनए है वो ऐसा बन गया, देखो आप, इट इज 5 प्राइम एंड इट इज 3 प्राइम एंड इट इज 3 प्राइम एंड ये 5 प्राइम एंड, और ये वो जगह है जहां पर अभी हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो दोनों स्ट्रैंड है वो जुड़ी हुई है। अब क्या करना है, तो देखो दोनों स्ट्रैंड के सेपरेट होने की वजह से ये वाई शेप्ड स्ट्रक्चर बन गई। यही स्ट्रक्चर आपकी एनसीईआरटी में बनाई हुई है, तो मैंने इसको लिख दिया कि ये वाई शेप्ड स्ट्रक्चर है, वाई शेप्ड स्ट्रक्चर, और इसी वाई शेप्ड स्ट्रक्चर को ही बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। ये रेप्लिकेशन फॉर्क है। यहां अपन सारी चीजें सीखेंगे कि नई स्ट्रैंड का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो देखो डायग्राम में देखो आप, ये जो स्ट्रैंड बनाई है मैंने डीएनए की, ये पेरेंटल स्ट्रैंड है। ये अपने को पहले से क्लियर है कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव मेथड से होता है। सेमी कंजर्वेटिव मेथड का मतलब नए बनने वाले डीएनए में एक स्ट्रैंड तो है वो पेरेंटल होगी और दूसरी नई बनेगी, तो इसको मैंने बोल दिया पेरेंटल स्ट्रैंड। और यही स्ट्रैंड क्या करेगी स्टूडेंट, टेम्पलेट की तरह काम करेगी। टेम्पलेट का मतलब आप सांचा बोल सकते हो कि ये नई स्ट्रैंड के बनने के लिए सांचे के रूप में काम करेगी, टेम्पलेट की फॉर्म में काम करेगी। तो यहाँ पर अपने को पता है कि पर्टिकुलर कोई नाइट्रोजन बेस की सीक्वेंस है ये रही। अब गौर से सीखना, देखो अपन चाह रहे हैं कि यहाँ पर दूसरी स्ट्रैंड बने, तो नए स्ट्रैंड बनाने का काम किसका, डीएनए पॉलीमरेज का। लेकिन ध्यान रखना डीएनए पॉलीमरेज नई स्ट्रैंड के बनने के लिए इनिशिएशन का काम नहीं कर सकता। कहने का मतलब वो पॉलीमराइजेशन की शुरुआत नहीं कर सकता। तो नई स्ट्रैंड बनाने के लिए अपने को क्या होता है, एक आरएनए फ्रेगमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। उसी आरएनए फ्रेगमेंट को अपन बोलते हैं आरएनए प्राइमर। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा आरएनए प्राइमर के बारे में समझाऊं कि आरएनए प्राइमर क्या होता है, कहां पर उस पर नए न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे, आरएनए प्राइमर बनाने का काम किसका होता है। सुनो देखो, एक्चुअल में आरएनए प्राइमर एक आरएनए का टुकड़ा होता है, फ्रेगमेंट है, और आरएनए प्राइमर बनाने का काम होता है आरएनए प्राइमेज। आरएनए प्राइमेज बनाएगा, और आरएनए प्राइमेज है ये डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है। देखो डीएनए डिपेंडेंट बोल रहा हूं, इसका मतलब डीएनए की पहले वाली स्ट्रैंड है उसकी हेल्प से नया आरएनए फ्रेगमेंट बनाएगा। तो आरएनए प्राइमेज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज हुआ। अब सुनो देखो इसको, ये जो मैंने आरएनए बनाया है, इस आरएनए में एक्चुअल में ये मैंने बनाया कि ये इसका 5 प्राइम एंड है और ये इसका 3 प्राइम है। तो जो 5 प्राइम 3 प्राइम जो एंड होता है इसके पास फ्री OH ग्रुप होता है और यहाँ पर होता है फॉस्फेट। अब आरएनए प्राइमर के बारे में इंपॉर्टेंट बात सुनना, देखो आरएनए प्राइमर हमेशा पेरेंटल स्ट्रैंड की 3 प्राइम एंड पर ही बाइंड होगा। इसको आप अच्छे से सीख लो, आरएनए प्राइमर हमेशा पेरेंटल स्ट्रैंड के 3 प्राइम एंड पर ही बाइंड होगा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये इसका 3 प्राइम है और ये इसका 5 प्राइम है, तो 3 और 5 है एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, तो ये यहाँ पे जुड़ गया। तो ये मैंने बना दिया, देखो ये आरएनए प्राइमर है। और आरएनए प्राइमर बनाने का काम किसका है, ध्यान रखना, आरएनए प्राइमर बना रहा है आरएनए पॉलीमरेज। अब देखो जहां पर इसके पास फ्री OH ग्रुप है, नया न्यूक्लियोटाइड आके वहीं बाइंड होगा। इसका मतलब यहां पर जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उसके कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स आकर यहां पर, इसको मैं हटा देता हूं, देखो यहां पर आके बाइंड हो गए ये न्यूक्लियोटाइड। तो ये भी न्यूक्लियोटाइड का कौन सा हो जाएगा, ये न्यूक्लियोटाइड का 5 प्राइम एंड और ये हो गया 3 प्राइम एंड। आपको पता है कि न्यूक्लियोटाइड है तो 3 प्राइम एंड पे क्या है, OH। तो यहां पर क्या होगा, ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड आएगा, ये चौथा न्यूक्लियोटाइड आया, ये 5वां न्यूक्लियोटाइड आया। कहने का मतलब ये हो गया कि ये न्यूक्लियोटाइड है वो इस फॉर्म में है, वो बाइंड होते रहेंगे। तो ये जो डीएनए की जो स्ट्रैंड बन रही है एक्चुअल में ये किस डायरेक्शन में बन रही है, ये बन रही है 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड। ये स्ट्रैंड होगी इसकी 5 प्राइम और ये 3 प्राइम एंड। तो ध्यान रखना डीएनए पॉलीमरेज इनिशिएशन नहीं करेगा,
इनिशिएशन करने का काम तो है आरएनए प्राइमर का, और जब इनिशिएशन करने के बाद क्या होगा, डीएनए पॉलीमरेज 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में पॉलीमरेशन करेगा। तो देखो इसी डायरेक्शन में डीएनए पॉलीमरेशन कर रहा है, और इसी डायरेक्शन में आगे यहाँ पर हेलिकेज है, यहाँ पर ये हेलिकेज है देखो, और ये हेलिकेज क्या कर रहा है, इसी डायरेक्शन में आगे हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ रहा है। तो जैसे जैसे ये वाली स्ट्रैंड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे, ये स्ट्रैंड सेपरेट होती जाएगी, डीएनए पॉलीमरेज इस डायरेक्शन में नया डीएनए बनाता रहेगा। तो अल्टीमेटली अपन कह सकते हैं कि जब 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाली जो डीएनए की स्ट्रैंड टेम्पलेट की फॉर्म में काम करेगी, तब बनने वाली जो स्ट्रैंड होगी वो कंटिन्यूअस बनेगी। उस कंटिन्यूअस स्ट्रैंड को ही मैंने बोल दिया ये लीडिंग स्ट्रैंड बन रही है। सुनो देखो वापस, डीएनए की वो स्ट्रैंड जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाली है, ये डीएनए की स्ट्रैंड की बात कर रहा हूं मैं, कौन से वाली, ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाली। इस पर अगर जो डीएनए की नई स्ट्रैंड बनेगी तो नई कौन सी बन रही है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो ये जो स्ट्रैंड बनेगी, ध्यान रखना, ये होगी कंटिन्यूअस स्ट्रैंड। कंटिन्यूअस स्ट्रैंड बोल सकते हो, ऑल्सो नोन एज लीडिंग स्ट्रैंड बोल सकते हो इसको आप। ये लीडिंग स्ट्रैंड है, याद रखना। लीडिंग स्ट्रैंड कब बनेगी, जब 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाली जो पेरेंटल स्ट्रैंड है वो टेम्पलेट की फॉर्म में काम करेगी, तो ये बनेगी लीडिंग स्ट्रैंड। अब देखो ये वाली स्ट्रैंड, इस पर नया डीएनए स्ट्रैंड कैसे बनेगी। तो आपको पता है कि यहां पर भी पर्टिकुलर नाइट्रोजन बेस की कोई सीक्वेंस होगी, यहां पर अपने को नई स्ट्रैंड बनानी है। अब देखो नई स्ट्रैंड बनाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, आरएनए प्राइमर बाइंड करना पड़ेगा। आरएनए प्राइमर कहां बाइंड होगा, पेरेंटल स्ट्रैंड के 3 प्राइम एंड पे बाइंड होगा। अब सुनो देखो, मैं एक बार ये मान के चलूं कि ये डीएनए इतना ही सेपरेट हुआ है, तो जब इतना ही हुआ है तो ये मान के चलें अपन कि ये इसका 3 प्राइम एंड हुआ। अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि मैंने इतना ही क्यों माना है। ये इसका 3 प्राइम एंड है, तो 3 प्राइम एंड है, तो इसका मतलब आरएनए प्राइमर को अपने को यहां जोड़ना पड़ेगा। ये आरएनए प्राइमर है, तो ये वाली बात अभी आपको मैंने बताई कि आरएनए प्राइमर हमेशा क्या करता है, पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड के 3 प्राइम एंड पर ही बाइंड होगा। अब देखो ये 3 प्राइम एंड है, तो ये कंपलसरी आपको पता चल गया होगा कि ये इसका 5 प्राइम है, क्योंकि 3 और 5 है वो कॉम्प्लीमेंट्री है, तभी तो बाइंड हुआ होगा। तो ये इसका 3 प्राइम और ये आरएनए का 5 प्राइम एंड। तो जब ये 5 है तो इसका मतलब ये 3 प्राइम होगा, और 3 प्राइम को आपको पता है कि यहाँ पर फ्री OH ग्रुप प्रेजेंट है, ये बाउंड हो गया कौन, आरएनए प्राइमर। अब आरएनए प्राइमर पे नए न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे, वो यहाँ जुड़ेंगे, तो मैंने क्या कर दिया, ये न्यूक्लियोटाइड जोड़ दिया, ये न्यूक्लियोटाइड जोड़ दिया, ये न्यूक्लियोटाइड जोड़ दिया, स्ट्रैंड बनती जा रही है। लेकिन अब क्या हुआ, अब इसके बाद नए न्यूक्लियोटाइड कहाँ से लाओगे। तो अल्टीमेटली हुआ क्या कि इस वाली स्ट्रैंड पर यहां पर जब आरएनए प्राइमर जुड़ा तो डीएनए की नई स्ट्रैंड है वो इतनी बनी है, देखो केवल, आगे न्यूक्लियोटाइड अपने पास है नहीं। तो अब मान लो, पहले मैंने बताया था कि स्ट्रैंड इतनी खुली है, अब जब तक इसका रेप्लिकेशन हुआ, मान लो इतनी स्ट्रैंड और खुल गई, और खुल गई, तो अब क्या करना पड़ेगा अपने को, इसका भी रेप्लिकेशन करना पड़ेगा। जब इसका रेप्लिकेशन करना पड़ेगा तो ये प्राइमर तो काम आएगा नहीं, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में तो काम करता ही नहीं है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, अब मैंने क्या कर दिया, एक आरएनए प्राइमर को और बाइंड करना पड़ेगा यहाँ पे, ये लो। तो अब मैंने क्या लिखा, ये पेरेंटल स्ट्रैंड का 3 प्राइम एंड हुआ। जब ये 3 प्राइम एंड है तो ये आरएनए प्राइमर का बताओ 5 प्राइम हुआ कि नहीं हुआ। जब ये 5 प्राइम एंड हो गया तो बताओ यहाँ पर फ्री OH ग्रुप है, 3 OH वाला यहाँ पे। अब बताओ नए न्यूक्लियोटाइड्स है वो कहाँ बाइंड होंगे, यहाँ पर होंगे, यहाँ पर। तो इसका मतलब एक फ्रेगमेंट है वो डीएनए का ये बन गया। तो आप ऐसे सीख सकते हो कि अगर डीएनए की वो स्ट्रैंड है, ये पेरेंटल डीएनए की स्ट्रैंड है, ध्यान रखना, उस पर जो स्ट्रैंड बनेगी वो कंटिन्यूस नहीं बनेगी, वो बनेगी फ्रेगमेंट की फॉर्म में। देखो ये एक फ्रेगमेंट बन गया,
ये फ्रेगमेंट बन गया। जब यहाँ से ये इतना डीएनए और सेपरेट हो जाएगा यहाँ से, तो फिर एक आरएनए प्राइमर और चाहिए, फिर यहाँ बनेगा। इसका मतलब ये वाली जो स्ट्रैंड होती है ये एक्चुअल में टुकड़ों की फॉर्म में बनती है और उन्हीं को बोलते हैं अपन ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। तो फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में बनेगी, उन्हीं फ्रेगमेंट्स को बोलेंगे अपन ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। और इस स्ट्रैंड को मैंने बोल दिया कि ये लैगिंग स्ट्रैंड है। लैगिंग स्ट्रैंड ऑल्सो नोन एज डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड। तो स्टूडेंट आपको याद रखना पड़ेगा कि डिसकंटिन्यूअस कब बनेगी और कंटिन्यूअस स्ट्रैंड कब बनेगी। तो देखो कंटिन्यूअस तो तब बनेगी जब 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला जो डीएनए है वो अगर टेम्पलेट की फॉर्म में काम करेगा तब तो बनेगी कंटिन्यूअस स्ट्रैंड या लीडिंग स्ट्रैंड। और अगर 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाला है वो अगर टेम्पलेट की फॉर्म में काम करेगा तब स्ट्रैंड बनेगी कौन सी, डिसकंटिन्यूअस या लैगिंग स्ट्रैंड। यही बात मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी कि सेमी कंजर्वेटिव मेथड के साथ साथ डीएनए रेप्लिकेशन है वो बाई डायरेक्शनल भी है। कैसे, देखो ये डायरेक्शन में बन रहा है और इस डायरेक्शन में बन रहा है तो बाई डायरेक्शनल है। दूसरा मैंने बताया था ये सेमी डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस भी है। सेमी डिसकंटिन्यूअस कैसे है, देखो ये वाली स्ट्रैंड है वो कंटिन्यूअस बन रही है और ये वाली है ये डिसकंटिन्यूअस बन रही है। तो मैंने बोल दिया डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है प्लस बाई डायरेक्शनल है प्लस सेमी डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो ये वाली स्ट्रैंड है ये बन गई फ्रेगमेंट की फॉर्म में और इन्हीं फ्रेगमेंट को बोलेंगे अपन स्टूडेंट ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। बाद में ये फ्रेगमेंट्स क्या होंगे, डीएनए लाइगेज एंजाइम की हेल्प से जुड़ जाएंगे और बाद में ये भी स्ट्रैंड कैसी हो जाएगी, कंटिन्यूअस। इसके अलावा एक दो बातें इंपॉर्टेंट और ध्यान रखनी है कि जो कंटिन्यूअस स्ट्रैंड बन रही है उसमें तो एक सिंगल प्राइमर ही सफिशिएंट है, लेकिन डिसकंटिन्यूअस वाली जो स्ट्रैंड है वहां पर एक से ज्यादा प्राइमर का यूज होगा। अब अगला क्वेश्चन ये आता है सर कौन सी वाली स्ट्रैंड फास्ट बनेगी। एक्चुअल में जो कंटिन्यूअस वाली है हालांकि उसमें सिंगल प्राइमर काम में आ रहा है लेकिन ये फास्ट होगी, और ये जो डिसकंटिन्यूअस वाली है जिसमें एक से ज्यादा आरएनए प्राइमर का यूज हो रहा है ये वाली जो स्ट्रैंड है ये कंपैरेटिवली स्लो बनती है। तो स्टूडेंट्स आई होप कि ये डीएनए रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस है आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।